द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यह लग रहा था कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद, उनको सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद स्थितियां, हालात सुधरेंगी, लेकिन अब तो ये और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मनन साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फोन अपना अनम्यूट करिएगा। अभी भी सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनन साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। देवनाथ साहब, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये हमें लग रहा था कि युद्ध शांत होगा, बातचीत होगी, आगे कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अब तो ये और तेज हो गया सर। जी हाँ, यह तेज क्यों हो रहा है? ये अगर हम देखें, अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान ने इन शिप्स पर हमला किया, इसीलिए अमेरिका ने अभी बंदर अब्बास पर, केशम द्वीप पर और खड़ग आइलैंड के पास भी हमला किया। लेकिन शुरुआती दौर में क्या हुआ? ईरान कह रहा है कि नहीं, पूरे इंसिडेंट की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका चुपके चुपके छुपा छुपा कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर। बोलिएगा बोलिएगा देवनाथ साहब। जी हाँ, तो ईरान दावा कर रहा है कि ये मामला पूरा तब शुरू हुआ जब अमेरिका चुपके चुपके छुपा छुपा कर ट्रांसपॉन्डर ऑफ करा के ओमान के तट से चिपका चिपका कर इन शिप्स को निकालने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने इन शिप्स पर छोटे छोटे हमले किए। देखिए, ईरान जो हमले कर रहा है, क्योंकि मैं बतौर वॉरफेयर एक्सपर्ट बता रहा हूँ, ईरान के जो हमले कर रहा है उनमें वॉरहेड बहुत छोटे हैं, 5 किलो 10 किलो के हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट वाले। तो इन जहाजों पे सिर्फ एक धमाका होता है, धुआं निकलता है, आग कोई खास लगती नहीं है। और ईरान से अगर ईरान की नेवी चाहे तो यही हमले बड़े बड़े वॉरहेड के साथ कर सकती है, बिल्कुल। जहां हाई एक्सप्लोसिव 50 किलो 60 किलो का होता है, और वो जहाज के हल में छेद करके अंदर घुस के अंदर जो कच्चा तेल है उसमें आग लगा दे। देखिए, जहाज की जो बॉडी होती है, पानी के जहाज, वो 25 मिलीमीटर मोटे स्टील से बनती है। उसको ये छोटे रॉकेट से कोई छेद नहीं कर पाते। लेकिन ईरान जानबूझ के बड़े वाले रॉकेट्स इन जहाजों पर नहीं फायर कर रहा, क्योंकि ईरान इन जहाजों को डुबाना नहीं चाहता। ईरान सिर्फ इन जहाजों की कंपनियों को वार्निंग देना चाहता है। जी। संदेश देना चाह रहा है कि वो और भी बड़ा हमला कर सकता है। मनन साहब, इस संदेश के पीछे का मकसद क्या है, और अमेरिका ने जिन ठिकानों पर ईरान के हमला किया है, वो ठिकाने ईरान की भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं? मनन साहब। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि एक तरीके से एनआरकी की सिचुएशन फैल गई है, और जो एमओयू साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, सीज फायर वायलेशन दोनों साइड से हुए हैं। पर अगर हम 15 दिन पहले की घटनाक्रम को देखें तो हम पाएंगे कि पहला जो सीज फायर वायलेशन हुआ था वो ईरान की तरफ से हुआ था, और अब ये क्वेशम सरकी और बंदर अब्बास और खर्ग आइलैंड पर जो अटैक्स हुए किए अमेरिका ने, वो भी पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड थे। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कॉमर्शियल शिपिंग को एमओयू साइन होने के बाद भी और सीज फायर लागू होने के बाद भी तेहरान रिजीम टारगेट कर रही है, इनोसेंट पैसेज का एक सिद्धांत होता है एक अंतरराष्ट्रीय विधि में। ये होता है कि मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं कि एक तरीके से नेवल ब्लॉकेड कोई भी कंट्री तभी लगा सकता है, अनक्लॉज में भी ये बात की गई है, जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ये तभी लगाया जा सकता है नेवल ब्लॉकेड, या मिलिट्री एक्टिविटी तभी की जा सकती है, या सो कॉल्ड वॉरफेयर एक्टिविटी तभी की जा सकती है जब हम कह सकते हैं कि एक कंट्री को, यहां पर ईरान एग्जांपल है, ईरान को जब तक मिलिट्री एडवांटेज नहीं हो, और इसके कई मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनोसेंट पैसेज और ट्रांजिट पैसेज ही मतलब जो बात है वही फाइनल है। तो कहने का मतलब है, ईरान एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय विधि के हिसाब से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से एक पायरेट कंट्री की तरह, एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह, एक जलदस्यु की तरह एक्ट कर रहा है। और कहीं पर कोई भी युद्ध हो, खर्ग आइलैंड पे अमेरिका अटैक करे या ना करे, या फिर और एरियाज को निस्तनाबूद करे अमेरिका, वो तो करेगा ही, पर ईरान को अंतरराष्ट्रीय विधि और मैरीटाइम स्पेस के आधार पर यह बिल्कुल अधिकार नहीं बनता
कि वो इनोसेंट न्यूट्रल शिप्स को अटैक करे। और ये बहुत क्लियरली कहा गया है अंतरराष्ट्रीय नियमों में कि राइट टू बोर्ड होता है, राइट टू विजिट नाम की एक चीज होती है। अगर ईरान को शक होता है कि ये शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जो गुजर रहे हैं ये शिपिंग वाले नहीं है और कहीं ना कहीं मिलिट्री या सामरिक या रणनीतिक इंपॉर्टेंस इनकी है, तब ईरानियन नेवल फोर्स उनको बिल्कुल पीसफुली बोर्ड कर सकती है, चेक कर सकती है और संतुष्टि हो जाने के बाद उनको वो आगे जाकर छोड़ सकती है। यानी मनन साहब, ऐसा आपके हिसाब कोई से काम, ईरान ने इन शिप्स ऐसा पर कोई जो हमला नियमन किया नहीं है किया गया है। वो हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं है। लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, ईरानी हमले पर अमेरिकी नेवी ने बड़ा पलटवार किया है। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हमला हुआ है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले के जवाब में अमेरिकी स्ट्राइक। ईरान के 80 ठिकानों पर ताबड़तोड़ अमेरिकी कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल लगातार जो तस्वीरें अमेरिकी स्ट्राइक के सामने आ रही हैं, इस शोर को, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। बिल्कुल इस आवाज को दिवनाथ साहब आपने सुना होगा और अमूमन ऐसी आवाजें आप सुनते भी रहते होंगे, लेकिन एक साथ 80 ठिकानों पर हमला अमेरिका ने किया है। सर, ये बहुत बड़ा हमला मुझे लग रहा है कि इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा ये हमला अमेरिका का है। अमेरिका ने अपनी स्थितियां बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि ईरान को वो अपनी शर्तों पर झुका कर रहेगा। जबरी साहब। हाँ वैभव, देखो कल आयतुल्लाह अली खमेनी को जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा 9 जुलाई को, तो उसके बाद 10 जुलाई या 11 जुलाई तक दुनिया भर से 70 से ज्यादा देश के जो डेलीगेशन गए हैं वो वापस चले जाएंगे। ईरान का एयर स्पेस भी क्लियर हो जाएगा। एक बार जब वह स्थिति हाल हो जाएगी तो फिर बातचीत की शुरुआत हो सकती है। बातचीत शायद 12 जुलाई या 13 जुलाई को शुरू होगी और शायद इस्लामाबाद में शुरू होगी। जाहिर बात है अमेरिका स्थितियों के बाद सर करके बातचीत अब दिखाना होगी। चाहता है। उम्मीदें जिंदा हैं आपको देवनाथ साहब? जी हाँ, जी हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत हमेशा होती है, चाहे वो वियतनाम का युद्ध हो, नॉर्थ कोरिया का युद्ध हो या अफगानिस्तान का युद्ध हो, जो कि सालों चले, दशकों चले और उसके बाद लगातार काफी दर्जनों बातचीत के बाद कुछ समझौता हुआ। अगर हम याद करें, छोटा सा एक गलवान का स्कर्मिश हुआ था, बहुत छोटा सा स्कर्मिश हुआ था। उसके बाद उभय पक्ष के कोर कमांडर्स के बीच में 17 राउंड टॉक्स हुई थी चीन के साथ और विदेश मंत्रालय के लेवल पर 21 राउंड टॉक्स हुई थी चीन के साथ अगले 2 साल तक। उसके बाद कुछ सहमति बनी थी चीन के साथ, गलवान के बाद की बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बातचीत हमेशा